गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, वस्त्र विज्ञान। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी। जो हमारा टॉपिक इसमें पिछली वीडियो में चल रहा था कि वनस्पतिक रेशे कपास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने बता दिया था कि कपास की खेती किस तरीके से की जाती है, किन किन क्षेत्रों में होती है। आज हम आपको बताते हैं कि सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है। मतलब जो सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं तो उनकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया द्वारा सूती वस्त्रों को तैयार किया जाता है। इसमें आपको सभी एक एक स्टेप वाइज बताया जाएगा, सभी चरण शुरुआत से बताया जाएगा। तो कपास के रेशों से पहले सूत तैयार किए जाते हैं, इन्हें सूत बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जो कपास के रेशे, सूत मीन्स धागा तैयार होता है कपास का, उससे बुनकर एक वस्त्र को तैयार किया जाता है। लेकिन वस्त्र तैयार करने के लिए कपास के रेशे में अनेक प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। तो इसमें हेडिंग्स वाइज रहेगी। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी लिखी हुई है कपास के कोयों को एकत्र करना। तो जब पौधों में कपास के कोए पकने के बाद फटने लगते हैं तो उन्हें तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। यदि ऐसे कोए को पेड़ पर ही छोड़ दिया जाए तो मौसम एवं सूर्य की धूप के प्रभाव से रुई बदरंगी एवं गंदगी हो जाती है। कोया पककर जमीन पर गिर जाता है तथा वहाँ इसमें अनेक अशुद्धियाँ जैसे पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ, मिट्टी तथा कीड़े आदि मिल जाते हैं। कोए ओटनी या हाथ या मशीन की सहायता से एकत्र किए जाते हैं। जब यह पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें हाथ से तोड़कर इकट्ठा करना चाहिए। कोए को तोड़कर स्वच्छ साफ स्थान पर इकट्ठा करना चाहिए। इन्हें बोरों में भरकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां चूहों, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ना हो। सबसे पहला चरण होता है कि जैसे ही पेड़ पर कपास के कोए पक जाते हैं, कोए जो फूल के अंदर होते हैं बीज, उसके वो पक जाते हैं तो उनको एकत्र तोड़कर मशीनों द्वारा या हाथों द्वारा एक साफ जगह पर बोरे में भरकर रख देना चाहिए। तो ये हो गए हमारी प्रक्रिया का संपन्न हुई कि कपास के कोए को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए। सेकेंड हेडिंग जो है कि बिनौला निकालना, गिनिंग। तो यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिनौला को कपास से अलग कर दिया जाता है। मतलब जो फूल होता है कोए कहते हैं, उसके अंदर बीज होता है, इसको कहते हैं बिनौला, उसके ऊपर लिपटा होता है कपास। तो कपास से उसको कैसे अलग कर दिया जाए, यह कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में बड़ी बड़ी दांतदार आरियां लगी होती हैं। इनके तेजी से घूमने पर रुई इसमें फंसती जाती है और दूसरी तरफ जाकर इकट्ठी होती जाती है। और इसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको भी ये अलग अलग गंदगी होती है कर देती है। इस प्रकार अलग किए रेशों को रुई के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। भारत में घरों में यह कार्य ओटनी चरखी के द्वारा भी किया जाता है। हाथ ओटनी द्वारा से कपास के बीज को रेशे से अलग कर दिया जाता है। इसमें कपास को 2 बेलनों के बीच रखा जाता है। इसमें से एक बेलन भारी लोहे की बनी होती है व दूसरी खुरदरी लकड़ी की बनी होती है। जो इन दोनों बेलनों को कपास के ऊपर बारी बारी से चलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को तब तक बार बार किया जाता है जब तक कि सारे बीज रेशों से अलग ना हो जाएं। तो ये हो गए बिनौला निकालने की प्रक्रिया। थर्ड हेडिंग जो है हमारी वो है कपास की गंदगी दूर करना। डोर बंद कर दो। कपास की गंदगी दूर करना। तो यह रेशे लकड़ी, पत्ते, धूल आदि के कारण अशुद्धियों से भरे रहते हैं। इन अशुद्धियों को रेशे से अलग कर दिया जाता है। यह कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारी हेडिंग है, फिफ्थ हेडिंग, वो है गांठ बांधना। गांठ बांधना तो उसके बाद कपास को दबाकर
गांठ की शक्ल में बांध दिया जाता है। फिर इसको टाट से लपेटकर लोहे की पत्तियों में कसा जाता है। अब रुई इस स्थिति में होती है कि मीलों को प्रदान की जा सकती है, इसको मीलों तक पहुंचा दिया जा सकता है, फैक्ट्रियों तक, जिससे कि एक वस्त्र का निर्माण हो सके। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की प्रक्रिया। अब आगे की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो होती है गांठों को खोलने तथा आपस में मिलाना, कि जो गांठें हैं उनको किस तरीके से खोला जाए और उनको आपस में कैसे मिलाया जाए। तो रुई की गांठें मील में पहुँचने पर खोल दी जाती हैं। जब ये रुई की गांठें फैक्ट्रियों में पहुँचती हैं तो इनको खोल दिया जाता है और रुई को ढीला करके फैला दिया जाता है। सटे हुए रेशों को अलग अलग छितरा दिया जाता है, मतलब जो चिपकी हुई होती है रुई रेशें उनको अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर यंत्रों की सहायता से सुलझाने का काम किया जाता है। इस रुई को यंत्रों द्वारा सुलझाया जाता है, ना कि हाथों से। यह यंत्र रुई को साफ करके उसकी एक चादर बना देते हैं। सभी गांठों की रुई को आपस में फेंट दिया जाता है, इससे रुई में एक समानता आ जाती है। इस क्रिया में 3 प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला जो है इसको कहते हैं ब्रेकर, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा फिनिशर। यह यंत्र कपास को साफ करके उसकी चादर बना देते हैं, जो एक मोटी 22 इंच चौड़ी तथा 20 किलोग्राम वजन की होती है। तो ये हो गई गांठें खोलना, इनको आपस में मिलाने की प्रक्रिया। छठवीं जो हेडिंग है हमारी आप देख रहे हैं वो है रुई धुनना, कार्डिंग जिसे कहते हैं। तो इस समय तक चादरों में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती हैं। इन अशुद्धियों को निकालना, रेशों को सुलझाना, इन्हें एक समान करना आदि आवश्यक काम धुनाई की प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। रुई को धुनने की मशीन के माध्यम से निकाला जाता है। इस यंत्र के माध्यम से रुई पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाती है। गंदगी, धूल एवं अन्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा रुई के रेशे सीधे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में छोटे रेशे अलग कर दिए जाते हैं, जिनमें निम्न कोटि के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। भारत के गृह उद्योगों में यह कार्य पिंजारे लोग अपनी पिंजन की सहायता से करते हैं। बाद में इन्हें साफ एक समान किए हुए रेशों की कीप में से निकालकर मोटी गोलाकार पट्टी के आकार बना दिया जाता है। इसको कॉर्ड कहते हैं। धुनी हुई रुई अच्छी श्रेणी के वस्त्रों के निर्माण में उपयोग की जाती है। और तो इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग आप हमारी देख रहे हैं वो है कंघी करना, कम्बिंग। तो रुई की धुनाई करने का यह एक विकसित तरीका है। इस प्रक्रिया में छोटे रेशों को अलग निकाल दिया जाता है तथा लंबे रेशों को समांतर रूप में रख दिया जाता है। इस तरह से रेशे एक सीट के रूप में आ जाते हैं। जिन रेशों को धुनाई करने के साथ कंघी की जाती है वे रेशे उन रेशों से लंबे होते हैं। जिनकी केवल धुनाई की जाती है, कंघी केवल नहीं उन्हीं रेशों की जाती है जिनसे उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। जिन अच्छे जो वस्त्र बनाने हैं, जिनसे अच्छे वस्त्रों का निर्माण करना है, सिर्फ उन्हीं सूतों, उन्हीं रेशों की कंघी की जाती है। बाकी जो वस्त्र बनते हैं वो धुनकी हुई रुई से ही बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आज की जो हेडिंग है हमारी वो है पौनी बनाना। तो धुनने तथा कंघी करने की प्रक्रिया के बाद कपास की पौनियाँ बनाई जाती हैं, मतलब लंबे लंबे लच्छे टाइप के, जिनका व्यास लगभग 1 इंच होता है। पौनी बनाने के बाद कपास काटने योग्य हो जाती है। कपास के रेशों के समूह को लोहे के लंबे बारीक सरिये पर लपेटने की प्रक्रिया को पौनी बनाना कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो पौनियाँ तैयार होती हैं वे कॉम्ड स्लीवर कहलाती हैं। कंघी प्रक्रिया की फलस्वरूप पौनियाँ तैयार होती हैं, उन्हें कॉम्ड स्लीपर कहते हैं। जिसकी सहायता से यह कार्य होता है उसको पौनी काट कहते हैं। 9वीं जो हेडिंग है हमारी वो है कताई, सिपनिंग। तो पौनी को कंघी करने के बाद उसको चिकना किया जाता है तथा खींचा जाता है। यह खींचने का कार्य
भारत में घरेलू चरखे और तकली या मशीनों द्वारा किया जाता है। खींचने की जो क्रिया के बाद घुमाने की क्रिया, सूत को हल्की सी ऐंठन दे दी जाती है। मशीन द्वारा इस प्रक्रिया से पोनी को रोलरों के माध्यम से निकाला जाता है तथा सूत मशीनों की चरखियों पर स्थित फिरकिरियों पर लपेट दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा कताई की प्रक्रिया संपन्न। अब है बुनाई। बुनाई किस तरीके से की जाती है? वीविंग। तो इसके बाद सूत की सहायता से बुनाई का कार्य किया जाता है। बुनाई कई प्रकार से की जाती है। बुनाई विधि का वस्त्र के प्रयोजन के अनुसार चुनाव किया जाता है। साधारण ताने के धागे बाने के धागे की अपेक्षा अधिक ऐंठनदार होते हैं, क्योंकि बुनाई एवं परिसाकृति मतलब फिनिशिंग के अवसर पर इन्हीं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। बुनाई विधि का वस्त्र का प्रयोजन के अनुसार चयन किया जाता है, जैसे जीन आदि ट्विल बुनाई में, खेल के वस्त्र सूती आदि, बास्केट रिब में, साधारण वस्त्र जैसे मलमल, लॉन्ग क्लॉथ कैपरिंग आदि सादी बुनाई में तैयार किए जाते हैं। बुनाई की अनेक विधियां हैं जिनका अन्यंत्र उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें परिसाकृति मतलब फिनिशिंग किस तरीके से दी जाती है। तो इस स्थिति में सूती वस्त्र परिसज्जा के लिए तैयार होता है। परिसाकृति की प्रक्रिया में वस्त्र में माड़ी लगाना, धुलाई करना, सेंस राइजिंग का मर्सराइजिंग आदि प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं। वस्त्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य प्रकार की परिसज्जाएं भी की जाती हैं। परिसाकृति धागे पर भी की जा सकती है, पर साधारणतः यह वस्त्र पर ही की जाती है। जो परिसाकृति वस्त्र के रंगने की पहले या बाद की जा सकती है। कुछ परिसज्जाएं स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी होती हैं। तो यहाँ तक हमारी क्रिया संपन्न होने जा रही है। तो लास्ट हेडिंग जो है हमारी वो है रंगाई व छपाई, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो तैयार सूत को अथवा वस्त्र बनाने के बाद उन्हें विभिन्न रंगों एवं डिज़ाइनों में रंगकर सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। वस्त्र की उपयोगिता के अनुरूप इन्हें अलग अलग रंगों व डिज़ाइनों में रंगा जाता है और छपाई के लिए डिस्चार्ज, रोलर, अवरुद्ध, ब्लॉक प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट आदि का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से संपन्न होता है सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। ये एक कपड़ा तैयार होता है, इससे हम किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी तरीके का वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो ये हेडिंग्स हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आगे की जो न्यू वीडियो रहेगी उसमें हमारी हेडिंग रहेगी कपास की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी आपको, कपास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी रासायनिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, सभी अलग अलग तरीके से।